नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वैसे तो दुनिया में इस वक्त, ब्रह्मांड में इस वक्त कलयुग चल रहा है, लेकिन आपको पता है अमेरिका में क्या चल रहा है? अमेरिका में चल रहा है ट्रंप काल। वो कहते हैं ना, काल के गाल में समाने में वक्त नहीं लगता, और इसी रास्ते पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को लेकर जा रहे हैं। काल के मुहाने पर ले जाकर अमेरिका को वो खड़ा कर देना चाहते हैं। ईरान जंग में अमेरिका ने अरबों डॉलर के हथियार फूंक दिए, 200 करोड़ डॉलर से ज्यादा की आर्थिक चपत लगा दी। अमेरिका में महंगाई को लेकर हाहाकार है। महंगाई दर 3.3% को पार कर चुकी है, जिसके 4.2 तक पहुंच जाने की उम्मीद है। अमेरिका में एयरलाइंस हो या कंपनियों पर आंच, हर एक जगह पर अमेरिका को जबरदस्त चपत लगी है, और यह उस भूल का नतीजा है जिसे डोनाल्ड ट्रंप भूल के भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ईरान पर हमले की भूल। ट्रंप ने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को उस हाल में धकेल दिया जहां से वापसी बहुत मुश्किल नजर आती है। इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री कहते हैं कि अमेरिका में स्लोडाउन, इकोनॉमिक स्लोडाउन आने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आर्थिक मंदी के कगार पर अमेरिका जा सकता है। तो अमेरिका निकला था ईरान को इकोनॉमिकली तोड़ने के लिए, ईरान में तख्ता पलट करने के लिए, ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को यह मार भारी पड़ी है, और मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिका में ही रिजीम चेंज हो जाना है। हालात तो ये हो गए हैं कि अमेरिकी वहां की नागरिकता छोड़कर कनाडा की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं। पिछले दिनों ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट ने भी यह बता दिया था कि अब लोगों के जहन से ट्रंप का खुमार उतर चुका है। ट्रंप की रेटिंग माइनस में है, इकोनॉमी गोते लगा रही है, देश में कर्ज 39 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो क्या यही है ग्रेट अमेरिका जिसको डोनाल्ड ट्रंप बनाना चाहते थे? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आज करेंगे इसी पर चर्चा। देखेंगे अमेरिका की हालत क्या है, और ट्रंप की इस लापरवाही, इस गलती और इस जिद्दी की वजह से पूरी दुनिया पर क्या इंपैक्ट हुआ है, और क्या यहां से वापसी का कोई रास्ता है, या दुनिया एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी की चपेट में जाने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे रिजीम ने, ट्रंप ने वादा किया था अमेरिकी जनता से कि वो कोई भी मूर्खतापूर्ण लड़ाई नहीं लड़ेंगे और अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाएंगे। इस कैंपेन को नाम दिया गया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। 1.5 साल के इस रिजीम में अमेरिका ग्रेट तो नहीं बन पाया, लेकिन अमेरिका का तबाही काल जरूर शुरू हो गया। कैसे? आइए समझते हैं। ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का लगा। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपनी ही नीतियों की आग में जल रहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को अगर अमेरिका का तबाही काल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। महंगाई दर 3.3% के साथ 3 साल के उच्चतम स्तर पर है। ईरान के साथ छिड़ी जंग ने आम अमेरिकियों की कमर तोड़ दी है। एयरलाइंस कंपनी के बंद होने की वजह से 17,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बेरोजगारी भी नए आयाम गढ़ रही है। 60 साल में तेल और गैस की कीमतों में सबसे बड़ी उछाल ने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। अमेरिका की ताजा स्थिति क्या है? युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज रेट $110 से $125 पर बैरल के आसपास है। होर्मुज में नाकेबंदी की वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति पूरी तरह बाधित हुई है। इसका नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है। तेल गैस महंगा होने की वजह से खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। आवश्यक सेवाओं के दाम बढ़ गए हैं। सप्लाई चेन में रुकावट है। जहाजों को लंबे रास्तों का उपयोग करना पड़ रहा है। शेयर बाजार में हाहाकार है। विदेशी निवेशकों ने बाजारों से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। महंगाई पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ा रहे हैं। विकास दर कम है, लेकिन महंगाई बहुत अधिक है, जिसे अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे से हवाई यात्रा महंगा हो गया है। पर्यटन क्षेत्र को हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से दूसरी मुद्राओं में गिरावट, आयात महंगा हो चुका है और महंगाई बढ़ने से उपभोक्ता खर्च में भी कमी आ रही है। ये सब
अमेरिका के अंदर की कहानी। हाँ, ये बात सही है कि दुनिया के बाकी मुल्कों में भी कमोबेश हालात ऐसे ही हैं, क्योंकि तेल पर मार पड़ेगी तो असर सब पर होगा, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है। डोनाल्ड ट्रंप ने अनुमान यह लगाया, एंटिसिपेट यह किया कि ईरान को वो 2 हफ्ते में घुटनों पर ले आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्तों में कर लेंगे। घातक मिसाइलें लगाई, ईरान के रिजीम को बदलने के लिए भारी भरकम हथियार उड़ाए, अपने पूरे हथियार स्टॉक को खाली कर दिया, लेकिन ट्रंप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। किसी भी जंग को लड़ने की कीमत होती है, और कीमत कोई सरकार नहीं चुकाती है। जिन देशों में लड़ाई होती है वहां की जनता इस कीमत को चुकाती है, और यही वजह है डोनाल्ड ट्रंप की इस मूर्खता भरे फैसले ने पूरे अमेरिका को संकट में डाल दिया। ईरान के साथ युद्ध के बाद अमेरिकी सेना के हाथ भी खाली हो गए। उनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं बचा है जिनके दम पर वो आज की तारीख में अपने दुश्मनों का मुकाबला कर पाए। ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जिन्हें अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध में गंवाए हैं, वो भी देख लीजिए। और जवाब में क्या मिला? कुछ नहीं, हाथ खाली अमेरिका के। ईरान के साथ लड़ाई में अमेरिका ने बड़ी संख्या में मिसाइलें खर्च कर दी। अपने भंडार से लगभग 1100 मिसाइलें दागी। अब अमेरिका के पास करीब 1500 क्रूज मिसाइलें बची हैं। चीन के साथ मुकाबला करने के लिए ये अहम हथियार माने जाते हैं, लेकिन आज ये हथियार कम है। 1000 से अधिक मिसाइलें पहले दागी जा चुकी हैं। एक मिसाइल की कीमत करीब 34 करोड़ रुपए है। यह संख्या अमेरिका की वार्षिक खरीद क्षमता से लगभग 10 गुना ज्यादा है। 1200 से अधिक इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया जा चुका है, जबकि अमेरिका साल में केवल 600 इंटरसेप्टर ही बना पाता है। इस लिहाज से जितने हथियार खर्च किए हैं उतने हथियार बनाने के लिए अमेरिका को 2 साल का वक्त लगेगा। अमेरिका की इस तबाही के पीछे कोई बड़ी वजह है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप और ईरान युद्ध। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को मारकर अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली और अपने ही देश पर महंगाई और मंदी जैसा बम फोड़ दिया, जिसे हर अमेरिकी नाराज है। चलिए वजह भी जान लीजिए जिन्होंने सुपर पावर अमेरिका की दिखावटी ताकत की पोल खोली है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी सेना में भारी तबाही दिखी। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को जबरदस्त नुकसान हुआ। होर्मुज बंद हो गया। होर्मुज में नाकेबंदी से पूरी दुनिया में अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी। ईरान के साथ टकराव की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडराने लगा और अमेरिकी हथियारों का स्टॉक खाली हो गया। लेकिन मुसीबत बस इतनी नहीं है, मुसीबत इसके आगे भी है। कहावत है, सिर मुड़ाते ओले पड़ जाना, कोड़ में खाज हो जाना। ईरान ने युद्ध में अमेरिकी हथियारों की पोल खोल दी और यहां तक कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया को अमेरिकी सैन्य ताकत और कमजोरियों को समझने का मौका मिल गया। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। इन तीनों देशों ने अमेरिकी एआई बेस्ड हमलों की तकनीक, टॉमहॉक मिसाइल, पैट्रियट सिस्टम को खत्म होते देखा। ईरान के साथ इस युद्ध में यह भी पता चला कि ईरान के सस्ते ड्रोन अमेरिकी महाबली हथियारों के लिए बड़ा खतरा साबित हुए हैं और अमेरिका जैसे महाबली को बहुत सस्ते में भी निपटाया जा सकता है। अमेरिका इस दौरान अपने नुकसान को छिपाने के लिए सैटेलाइट कंपनियों पर दबाव बनाता रहा, लेकिन हथियार भी गया, तकनीक भी गई, नाक और साख पहले ही जा चुके थे। ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका की कमजोरियां सामने आई, जिस पर आज नॉर्थ कोरिया की, रूस की और चीन की बहुत नजर है। वो कमजोरियां क्या थी? अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध में अपनी लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल की। अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल और पैट्रियट इंटरसेप्टर खत्म हो गए। युद्ध में अमेरिका के लिए हथियारों की संख्या बनाए रखना चुनौती बन गई। अमेरिका ने सैन्य ठिकानों की तस्वीर लेने से चीन और रूस को रोकने की कोशिश की। ट्रंप ने अपनी कमजोरी छिपाने की पूरी कोशिश की, यहां तक कि ट्रंप ने इस जंग को लेकर झूठ दावे की भी किए। अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की संख्या भी गलत बताई। तो क्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो पाया, या अमेरिका इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में फंस गया? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है आपका। विंग कमांडर आलोक
सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट जनरल जे सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका। मौलाना असलम रिजवी जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका। तो आज अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर धीरज कौल। सबसे पहला सवाल उन्हीं से। कौल साहब, जैसा कि मैंने अभी दर्शकों के सामने भी ये सवाल रखा, क्या 1.5 साल में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो पाया, या अमेरिका इस सदी के सबसे बड़े त्रासदी में फंसा हुआ है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो और आपके दर्शकों और पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, पहले मैं उसका एक लेटेस्ट हमारा जो पोल आया है व्हिच इज़ वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली, थोड़ा ज़्यादा मेरे लिए तो थोड़ा-सा और भी ज़्यादा है। इस टाइम हमारी ऑल टाइम वॉर अप्रूवल रेटिंग जो वियतनाम के टाइम थी 61% डिसअप्रूवल उसके करीब है। इवन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा है जो इस वॉर को जस्टिफाई अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नहीं कर पा रहा। आपको पता ही हमारे मिड टर्म्स आ रहे हैं तो काफ़ी हलचल है, यहाँ पे अपने कंस्टिट्यूएंट्स के साथ मिलना पड़ता है। मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप यहाँ का पॉलिटिकल एथिक्स कंपेयर करें, तो यहाँ पे घर-घर जाके जो पर्सन लड़ रहा है इलेक्शन, वो टाउन हॉल्स में लोगों की बातें सुनते हैं, उनसे इंटरैक्ट करते हैं, उनके ग्रीवियंसेस लेते हैं और वो ग्रीवियंसेस अपने पार्टी के साथ शेयर भी करते हैं और स्टैंड भी लेते हैं। ये एक ब्यूटी है अमेरिकन डेमोक्रेसी की, कि जो इंडिविजुअल लोकल पॉलिटिक्स है, जो लोकलाइज़्ड मतलब एक अगर आप समझें एक एमपी, एमएलए लेवल की जो पॉलिटिक्स है, वो ज़्यादा हावी होती है। मतलब जो हमारे मेन मुद्दे हैं, वो वहाँ से ग्राउंड से उठ के आते हैं, ना कि ऊपर से दिए जाते हैं। तो इन लोगों को ये मुद्दे अभी झेलने पड़ रहे हैं और जो आपने सवाल पूछा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन देखिए मैं आप तो जानते हैं हम पिछले साल से इवन ट्रम्प के इलेक्शन के दौरान से जुड़े हुए हैं। तो आई वाज़ वेरी क्लोज़ली इन्वॉल्व्ड एंड वाचिंग एवरीथिंग। तो उसमें जो कोर 3 से 4 मुद्दे थे तकरीबन 12 मुद्दों में से, उसमें से एक टॉप में था इन्फ्लेशन। जो कहीं न कहीं नीचे की जगह ऊपर की तरफ जाता दिख रहा है। दूसरा था हमारा पीस हम कैसे वॉर्स को रुकवाएँ, जो जेन ज़ी ने स्विंग वोटर्स ने वोट दिया था। तो कहीं न कहीं वो लोग डिसइल्यूज़न्ड हैं और बहुत नाराज़ हैं सरकार से इस टाइम, कि हमने क्यों अनडिसाइडेड वोट इस सरकार को दिया और नई एक ऐसी बड़ी वॉर शुरू कर दी गई है, जो एक महाशक्ति के साथ है ईरान और बैकग्राउंड में है डेफ़िनिटली चाइना का इंटेल और सपोर्ट और रशियन इंटेल भी इन्वॉल्व्ड है। तो क्या हम उसी चीज़ से जिससे बचने के लिए हमने वोट दिया था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ना जाएँ, क्या हम उसी डायरेक्शन में घुसते जा रहे हैं? तीसरा है कहीं न कहीं जो आप इसमें इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन क्रिप्टो और डॉलर डिवैल्यूएशन जो लोग इसको समझते हैं, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे ऊपर कि अगर पेट्रो डॉलर डिस्कनेक्ट हुआ, डॉलर डिवैल्यूएशन हुआ, तो डॉलर ओवरऑल अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर देगा और अगर ऐसा कहीं हुआ, तो क्या हम एक रिसेशन जैसी स्थिति में घुस जाएँगे, जो हम ऑलरेडी धीरे-धीरे हर दिन इंच की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो डेफ़िनिटली डिसोल्यूशन तो हुआ ही है। लेकिन ऑन पेपर अगर आप समझें तो तकरीबन 17 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स प्रॉमिस्ड हैं जो अमेरिका में इन्वेस्ट होंगी और उससे कई कई हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगी। लेकिन उस डायरेक्शन में क्या जॉब क्रिएशन एक सिग्निफिकेंट नंबर की शुरुआत हो चुकी है? वो शायद अभी सर, भी देखना पड़ेगा, अभी तक तो नहीं हुई। अभी तक तो नहीं हुई है। मैं आज ही आपको यही आपके यहाँ बता एक रहा हूँ। एयरलाइंस बंद हुई है, 17,000 नौकरियों मैं पर मैं आपको खतरा मैं है। आपको यही उनको यही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ, अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैं तो उस बारे में बात भी शुरू नहीं की एआई पे जिस पे मैं काम करता हूँ, क्या डिसरप्शन आ रही है। तो जब आप अपने वोट लेने इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमने पेंसिल्वेनिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस भंडार जो टेक्निकली है, उसको ड्रिल करने का जो आपने वादा किया था, जो पाइपलाइन्स की बात की थी, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक पाइपलाइन अप्रूव हुई है। हाँ। लेकिन ऑन ग्राउंड उससे कितनी जॉब्स एज़ ऑफ टुडे जनरेट हुई हैं, वही आपसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछते हैं। और उसका जवाब अब फिलहाल नहीं है लोगों के पास। दूसरी बात ये है जो रिपब्लिकन पार्टी कोर पार्टी है, उससे थोड़ा-सा हट जाइए, जो थोड़े लिबरल हैं, वो बहुत नाराज़ हैं, जो हमारी टॉप टियर मिलिट्री कमांड के लोगों ने रेजिग्नेशन दिया है, इंटेलिजेंस ने रेजिग्नेशन दिया है और जो निकल रहे हैं। और वो इससे भी नाराज़ हैं द वे ऑफ वर्किंग। अगर आपने देखा होगा अमेरिकन पीपल वेरी पैट्रियोट लेकिन जो नेवी के अंदर जो मरीन सर्व करने जा रहे थे, वो विजुअल्स दिख रहे थे लोगों को कि उनके अंदर वो उत्साहिकता नहीं है सर्व करने की भी इस टाइम। तो कहीं न कहीं ओवरऑल देखना जाएगा
तो अमेरिकन तो सोसाइटी मतलब में बहुत बड़ा इस टाइम स्प्लिट डोनाल्ड है। ट्रंप ने और अमेरिका को एक बहुत बड़ी त्रासदी में लाकर रख दिया है। आपकी जवाब का लबोलुबाब यही है, राइट? मैं संजीव जी से इसका आंसर ले लेता हूं, उसके बाद मैं डिफेंस और फिर मैं रिजवी साहब के पास जाऊंगा। संजीव जी, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? क्या मेरी बातें जो मैंने बताई आप उससे सहमत हैं? देखिए विवेक जी, मैं ये मानता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ईरान के प्रति जो अप्रोच है, उसमें एक कंसिस्टेंसी रही है। मैं ये नहीं मानता कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बहुत ही ज़्यादा हट करके कुछ किया है। और ईरान की जो इस्लामिक रिजीम के संदर्भ में जिमी कार्टर से लेकर के अभी डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन तक जो जरूर सभी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशंस ने, चाहे वो डेमोक्रेट्स रहे हो चाहे वो रिपब्लिकन्स रहे हो, उन्होंने इस रिजीम को अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर देखा। जैसा कि मैं आपके शोज में कहता भी रहा हूँ कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस रिजीम को एक एक्सिस ऑफ इविल का पार्ट बताया था, ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया। और चाहे वो कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका का क्यों ना रहा हो, इवन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ही क्यों ना रहे हो, जिन्होंने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील की थी, वो भी ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के उसके एम्बिशन को अपने लिए और इसराइल के लिए खतरा मानते थे। और आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए तो उन्होंने, प्रेसिडेंट ओबामा ने भी लगातार इस बात को कहा कि वो किसी भी कीमत पर जी, ईरान मैं को, लेकिन मेरा ईरान के संजीव इस्लामिक सर, रिजीम को मैं न्यूक्लियर विड्यू वेपन्स रेस्पेक्ट एक्वायर नहीं करने जी, देंगे। विड्यू रेस्पेक्ट मैं आपको बीच में ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आज पॉलिसी को लेकर बिल्कुल जा ही नहीं रहा। मैं पॉलिसी को लेकर जा रहा हूँ, नैतिकता को लेकर नहीं जा रहा कि ट्रंप ने क्या किया, बराक ओबामा ने क्या किया। किसी भी फैसले को लेने का एक सही और गलत समय होता है। तो क्या ये फैसला सही समय पर किया गया अमेरिका की तरफ से? डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने याद कीजिए क्या कहा था। उन्होंने कहा था अमेरिका आज के बाद से फिर कभी भी अगर मैं राष्ट्रपति बना किसी भी मूर्खतापूर्ण युद्ध में नहीं फंसेगा। अब वो वक्त तय करेगा ये फैसला कैसा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं नैतिकता आज छोड़ देते हैं, पॉलिसी वाइज और टाइम वाइज देखते हैं क्या ये सही समय था इस काम को पूरा करने का। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप नज़रिए से उनको उनके बयानों को देखें, हालांकि मैं ये मानता हूं कि उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि अब अमेरिका किसी युद्धों में नहीं जाएगा, फॉरेन वॉर्स में हम नहीं जाएंगे। और उन्होंने अपने पहले टर्म के दौरान तमाम विड्रॉल्स इत्यादि भी किए थे, लिबिया से, सीरिया से। तो ये जरूर उन्होंने अपनी ही बातों को से पलटते हुए, एकदम यू टर्न लेते हुए एक युद्ध शुरू कर दिया, और जो कि अनेक लोगों के लिए सरप्राइजिंग था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक बेहद एम्बिशियस लीडर हैं, और उन्होंने जो उनके जो इंटेंशंस थे, जो रियल इंटेंशंस थे, वो जरूर युद्ध करने के थे। इसके संकेत भी मिल रहे थे। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया। और जाहिर है कि वो हमेशा पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बातें लगातार करते रहे। और अभी भी आप देखिए तो चाहे वो हिजबुल्ला हो चाहे हमास हो, उसको उन्होंने जिस तरीके से धमकाया इसराइल के साथ डील करने के लिए, मजबूर करने के लिए, कि यदि हमास को तो उन्होंने कहा कि यदि आपने अगर तैयार नहीं हुए तो फिर आपको हम पूरी तरीके से वाइप आउट कर देंगे, और इसमें अमेरिका सीधा सीधा शामिल होगा। और हमास घुटनों के बल आ गया। हिजबुल्ला के ऊपर भी ऐसा ही दबाव बनाया, हिजबुल्ला ने भी एक डील कर ली। इसी तरीके का दबाव वो ईरान के ऊपर भी बना रहे थे। और लेकिन ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो डेली डालिंग कर रही थी, और उन्होंने फिर एक अपॉर्चुनिटी देखी 28 फरवरी को, जब 40 लोग इकट्ठा थे, तो उन्होंने पूरी लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के जो रियल उनके जो इंटेंशंस हैं बहुत ही एम्बिशियस हैं। उनको लगता है उनके पास समय ज़्यादा है नहीं, और उनके पास वो 2 साल का और 3 साल का जो समय है उसमें वो बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। और यदि आप पहले के अगर देखें तो चाहे वेनेजुएला हो, और फिर उसके बाद ग्रीनलैंड हो, कनाडा हो, और अभी आप टैरिफ की पॉलिसीज हो, और अभी आप देखिए तो वो कह रहे हैं कि अब लौटते समय हम क्यूबा में भी रुकेंगे। तो ये जो अनेक तरीके के उनके जो एम्बिशंस हैं, उसको तो ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि वो और भी बड़े कुछ करने के बारे में विचार कर रहे हैं। और मैं इसको सरप्राइज नहीं होऊंगा कि आने वाले समय में वो कोई नया फ्रंट भी ओपन कर सकते हैं। उनकी जिस तरह की अनकन्वेंशनल अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका किसी भी तरीके के एक्शन ले सकता है, और उसके लिए अमेरिका के लोगों को भी और पूरे विश्व को भी तैयार रहना चाहिए। ये बात मैं आगाह करना चाहता हूँ। और लेकिन जहां तक इसके सही और गलत होने का प्रश्न है, या टाइमिंग की आपने जो बात पूछी है, देखिए मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो इस्लामिक रिजीम ने गलतियां की, कई बड़ी गलतियां की, जिसकी की कॉन्सिक्वेंसेस आज वो भुगत रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती उन्होंने जो 7 अक्टूबर
2023 का जो हमला है वो होने दिया, और वो लार्जली उसको एक तरह से बैक करने का ही कार्य किया, क्योंकि वो हमास जो था वो ईरानियन टेरर प्रॉक्सी ही था। और उसने जब इतना बड़ा हमला कर दिया, और उसके पीछे के इंटेंशन सब जानते हैं कि इसराइल के साथ जो अरब वर्ल्ड की जो वार्ताएं चल रही थी, यही जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक अब्राहम एकॉर्ड्स लेकर के आए थे, जिस पर साइन भी हुए थे, और यूएई ने, बहरीन ने, देशों ने इसराइल को रिकॉग्नाइज तक कर लिया था। जी। सऊदी अरबिया भी सोच रहा था, तो उसको डिरेल करने के लिए हमास ने जो हमला किया, मुझे लगता है कि वो एक बहुत फिर बड़ी गलती थी। मैं वही बात कर और रहा हूं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं टाइमिंग को लेकर दरअसल जानना चाह रहा हूं। मैं चाहूंगा पहले इसमें रिजवी साहब जवाब दे दे, उसके बाद मैं आलोक सर और सोडी सर आपके पास आ रहा हूं। रिजवी सर। जी नमस्कार विवेक नमस्कार। भाई। अ, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं अमेरिका के बारे में, और ख़ास तौर से वहाँ के राष्ट्रपति के बारे में। और ये भी बताया गया कि जिमी कार्टर से लेकर आज तक ईरान के ख़िलाफ़ तकरीबन हर राष्ट्रपति रहा। तो मैं थोड़ा सा, मुझे 2 मिनट विवेक भाई प्लीज़ टाइम दे दीजिए, जी। ताकि मैं आपके दर्शकों के लिए एक नहायत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। और वो ये है कि ईरान में जो इनकलाब आया, जो क्रांति आई, उसकी मिसाल बिल्कुल भारत की क्रांति जैसी है। जैसे यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर रखा था और तमाम चीज़ों पर उनका कब्ज़ा हो गया था, उसी तरह से 79 से पहले ईरान में अमरीकियों ने हर चीज़ पर कब्ज़ा कर रखा था। और उस ज़माने में जो वहाँ के सबसे बड़े लीडर थे, जो इनकलाब लाए, इनका नाम आयतुल्लाह रूहुल्लाह अल ख़ुमैनी है। उन्होंने इसी बुनियाद पर कि अमेरिका की ग़ुलामी जैसे सऊदी अरब और कतर वग़ैरह ने कबूल कर ली, हम कबूल नहीं करेंगे। सिर्फ़ 18% ईरान के तेल की जो कीमत होती थी, जो पैसा होता था, वो ईरान को मिलता था, बाकी ये लोग ले जाते थे। तो ये अमेरिका की दुश्मनी के बेस पर ये इनकलाब आया, और वो दुश्मनी अभी तक कायम है। बाकी बातें जो कही जा रही हैं कि ईरान ने ये गलती की और वो गलती की, ये सिर्फ इस बुनियाद पर है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ईरान के ख़िलाफ़ तकरीबन 47 ईयर से ज़हर आलूद बयान देना जारी रखा है, और आज भी ये बयान जारी है। डोनाल्ड ट्रंप भी उसी दुश्मनी का एक हिस्सा हैं कि ईरान का जो तेल एक ज़माने में अमेरिका को मिलता था, उसकी कीमत मिलती थी, पैसा मिलता था। अब वो ईरान के इस्लामी इनकलाब के बाद ये सारी जो फैसिलिटी थी, वो ईरान के नई हुकूमत ने, जिसे आप इस्लामी इनकलाब कहते हैं, उसने छीन ली है। इसलिए ये सारा दर्द है, ये सारा गुस्सा है, और इस गुस्से की खींच है जो आज भी अमेरिका की जानिब से निकाली जा रही है। विवेक भाई, आप बहुत ही अच्छा तबसरा करते हैं। इसके पहले भी 2 दिन पहले भी मैं आपके साथ था। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की जो हकीकत थी उसको बयान किया कि झूठ पर झूठ बोलने वाला राष्ट्रपति अगर इंसानी तारीख में, हिस्ट्री में लिखा जाएगा उसका नाम, तो वो डोनाल्ड ट्रंप होगा। और इसने जिस तरीके से पूरी दुनिया को, एक ईरान की दुश्मनी की वजह से पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया। यहाँ तक कि मेरे बहुत से दोस्त अमेरिका में भी रहते हैं, मैं उनको बराबर उनको फ़ोन करता हूँ, तो वो मुझे बता रहे थे कि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा पब्लिक जिस शख्सियत से नाराज़ है, वो उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। यानी ये वो शख्स है कि जो अपने मुल्क में भी इसका कोई चाहने वाला नहीं है, या है भी तो बहुत कम है। और मुल्क के बाहर तो आप जान रहे हैं कि पूरी दुनिया इस आदमी से, इसके झूठ की बुनियाद पर और इसके गलत फैसलों की बुनियाद पर नफरत कर रही है। शायद अमेरिका के लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। और मैं आखिर में जो बात आपके सामने कहना चाहता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, जी। और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हर रोज़ तकरीबन ईरान से सीज़ फायर की भीख मांग रहे हैं, लेकिन ईरान में हर रोज़ मैदान वलीयत, यानी इस वलीयत स्क्वायर के ऊपर लाखों ईरानी तेहरान में जमा होते हैं, और उनकी डिमांड ये होती है कि हमको जंग जारी रखना है, सीज़ फायर नहीं करना है। दूसरी बात जो है विवेक भाई, कि जब किसी मुल्क में जंग होती है तो वहाँ के लोग मुल्क छोड़कर भागते हैं। जैसे हमने इजराइल के बारे में बहुत से वीडियो देखे, लेकिन जी। ईरानी कौम ऐसी है
कि जो मुख्तलिफ मुल्कों से अलग अलग बॉर्डर के जरिए से वो ईरान के अंदर आ रही है, और वो जंग इसलिए चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। जी सोढ़ी सर, आप क्या कहेंगे? जय हिंद विवेक जी। जय सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। अमेरिका के एक प्रसिद्ध जनरल होते थे लेफ्टिनेंट जनरल पॉल वैन रिपर। उन्होंने बयान दिया था कि युद्ध एक गंभीर विषय होता है राजनेताओं पे छोड़ने के लिए। वॉर इज अ सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। जिमी कार्टर से लेके जो बाइडेन तक कई बार इजराइल ने प्रस्ताव दिए अमेरिका को ईरान पे पूर्ण युद्ध करने के लिए, लेकिन जितने पहले राष्ट्रपति थे सारे अक्लमंद थे, सारे अपने सेना अध्यक्षों की बात सुनते थे। डोनाल्ड ट्रंप भी जब पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति थे, उनके जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ थे कीथ केलॉग, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस किया था ईरान पे कभी युद्ध नहीं करने के लिए। लेकिन सब कुछ बदला डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में, खास करके इस साल 14 जनवरी से जब इप्स्टीन फाइल के खुलासे शुरू होने हुए और ट्रंप का नाम तकरीबन इप्स्टीन फाइल के हर पेज पे आने लग गया। दुनिया के 10 बड़े नेताओं ने अलग अलग देशों में इस्तीफा दिया और अमेरिका में मांग उठनी शुरू हुई 14 जनवरी से कि ट्रंप इस्तीफा दें इप्स्टीन मामले में। नेतन्याहू को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। इससे पहले उन्होंने कोशिश की थी पिछले साल भी युद्ध के दौरान 12 दिन के, लेकिन अमेरिका ने एक फर्जरी सा फ्रॉड सा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था जिसकी इत्तला पहले ईरान को दे दी थी, जिसकी वजह से ईरान में मच्छर भी नहीं मरा था। तो इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप को जब 30 दिसंबर को ईरान में 29 दिसंबर से जब प्रदर्शन शुरू हुए तो अगले दिन ही नेतन्याहू पहुंच गए मार-अ-लागो रिजॉर्ट, जो कि ट्रंप का अपना निजी घर है, और वहां पे ट्रंप के साथ जब वो गोल्फ खेले थे उन्होंने ट्रंप को बोला ये सही समय है ईरान पे हमला करने का। लेकिन ट्रंप ने तब नहीं मानी क्योंकि उनके दिमाग में उस वक्त वेनेजुएला था, और जैसे ही 3 जनवरी को वेनेजुएला सफल हुआ उसके बाद भी नेतन्याहू कोशिश करते रहे, लेकिन ट्रंप युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा विवेक जी, इप्स्टीन फाइल के खुलासे से सब कुछ बदल गया। ट्रंप पे जब दबाव आया इस्तीफा देने का, तो 11 फरवरी को नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंचे। वहां पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी गई व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में सुबेरे 11 बजे, और नेतन्याहू ने ट्रंप को कहा कि 4 दिन में हम ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे। अगले दिन जब ट्रंप ने अपने ऊंचे सलाहकारों, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी आ गए थे अजरबैजान की यात्रा से, सब ने उस कमरे में कहा अमेरिका को युद्ध नहीं करना चाहिए। यहां तक कि अमेरिका के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डैन केन ने भी कहा। लेकिन एक ही आदमी था उस कमरे में, पीट हेग्सेथ, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, जो कह रहा था नहीं अमेरिका को युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ट्रंप के ऊपर अब इप्स्टीन फाइल का दबाव था। ट्रंप ने आदेश दिए युद्ध करने के लिए, और आप देखिए 40 दिन के युद्ध में ईरान ने, जो कि 47 साल से आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहा था देश, उसने 2 बड़ी सैनिक शक्तियों अमेरिका और इजराइल को हरा दिया। मैं 2 और मिनट चाहूंगा। 25 मार्च की खबर है न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसमें यह लिखा गया कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जो 13 सैनिक अड्डे थे सारों को ईरान ने बर्बाद कर दिया है, और जो 40,000 सैनिक वहां तैनात थे वो या किराए के घरों से या होटलों से वर्क फ्रॉम होम करें। कितनी शर्म की बात है महाशक्ति के सैनिकों के लिए। 2 दिन बाद 27 मार्च को इजराइल के 2 बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल और जेरूसलम पोस्ट में खबर छपी कि इजराइल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने इजरायली मंत्रिमंडल को बोला है कि अगर इजराइल का युद्ध ईरान से लंबा चला, इजरायली सेना टूटने के कागार पे, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। और आप देखिए चंद दिनों के अंदर, ये दोनों खबरों के आने के चंद दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम कर दिया, और उसके बाद अब तक ना अमेरिका में ना इजराइल में हिमाकत है इस युद्ध विराम को तोड़ने की। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा विवेक जी, मैं कई टीवी चैनल्स पे जाता हूं, मेरा नमन और सलाम आपको। आप उन चंद एंकरों में से हैं भारत के टीवी चैनल में जो कि तथ्यों का साथ देते हैं। अधिकतर टीवी एंकर्स, अधिकतर डिफेंस पैनलिस्ट इस ईरान युद्ध को धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं। उनको ये नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, ये नहीं पच रहा कि एक इस्लामिक या मुस्लिम देश ये युद्ध जीत कैसे गया, क्योंकि ये सिर्फ इस युद्ध को धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं। युद्ध को हमेशा स्ट्रैटेजिक और डिफेंस चश्मे से देखना चाहिए। क्या अमेरिका इजराइल के कोई भी डिफेंस ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ सिवाय टॉप लीडरशिप को मारने के? कोई नहीं हुआ। और अगर टॉप लीडरशिप को मार दी
तो उसकी वजह से क्या अमेरिका इजराइल को जीत मिली? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, इसका अमेरिका के इसका पास आ गया? रिपरकशन क्या हुआ अमेरिका पर? मैं लेकिन अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है अभी, बात मानिए। और अमेरिका के बारे में अगर मैं कह रहा हूं अमेरिका में स्लो डाउन है, तो अमेरिका के स्लो डाउन से दुनिया नहीं बच पाएगी। हम और आप सेफ नहीं रहेंगे अमेरिका के स्लो डाउन से। वो आर्थिक मंदी हम तक भी आएगी। मैं जानता हूं धीरज कॉल इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी का पहले मैं रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद धीरज कॉल आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी माफी चाहूंगा, थोड़ा वक्त लगा आपके पास आने में, बताइए। विवेक जी देखिए, मैं अभी भी बोलता हूं कि अमेरिका का जो आक्रमण था, क्या हम लोग इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो 60% इधर पहुंच गया था, जो कि पहले नहीं था। तो कुछ कुछ चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सभी चीजों को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हमें लेकर के देखना पड़ेगा। ट्रंप एक विलन है, पूरे विश्व को उसने बर्बाद कर रखा है, तहलका मचा रखा है। उसकी बात की कोई कीमत नहीं है। दिन भर में 10 बार गोल पोस्ट बदलते हैं। सभी बातें सही हैं और खास करके भारत के लिए तो अच्छे नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ईरान में जो हालात थे, ईरान में जो युद्ध चल रहा है, वो किन कारणों से चल रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। एक तो यूरेनियम एनरिचमेंट, दूसरा प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस। विश्व में 2 ही ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने जन्म दिया और पाल पोस के अभी भी उसको आर्म्स एंड एमुनिशन और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। और ये एक गलतफहमी होती है किसी भी देश की, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वो हमेशा उसी देश के लिए काम करेंगे। ये फायर बैक भी करता है, जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा और हक्कानी ग्रुप और ये जो पाकिस्तान में अब हो रहा है, वहां पर जो पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, अब वही मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अब पाकिस्तान के अगेंस्ट में हो गए। तो जिस तरह के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस खड़ा किए गए, जिस तरह की हरकतें हो रही है, मैं थोड़ा इसके थोड़ा खिलाफ हूँ। मैं इससे सहमति नहीं रखता हूँ। ईरान एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग से उसने अपने आर्म्स रिसोर्सेज को प्लान करके बचा करके रखा है। वो जाना था, उसने प्लानिंग उसकी इतनी सही थी, सटीक थी कि कैसे अमेरिकी और इजरायली बमबारी से वो अपने आप को, अपने फायर पावर को बचा करके सुरक्षित रख पाएगा। और इसी का कारण है कि उसने माकूल जवाब दिया। हाँ, माकूल। अभी हम लोग को एक्सट्रीम ओपिनियंस नहीं देने चाहिए। ये कहना कि अमेरिका हार गया, अमेरिका हार नहीं गया, अमेरिका जीता नहीं, ये माना जा सकता है। अमेरिका हारा नहीं, ये कहना गलत होगा। ठीक है, अमेरिका के जो वहां पे 16 सेंटर्स थे मिडिल ईस्ट में, उस पर अटैक किया गया। उन 16 सेंटर्स को डिफेंड वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं कर पाया है, क्योंकि पूरे ग्लोबली आप देखिए विवेक जी, जो मिसाइल सिस्टम का डेवलपमेंट है और उसके काउंटर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो मैचिंग नहीं है ग्लोबली। जो बैरेज, जैसे मल्टी वारहेड्स के साथ जो आप MIRV के साथ मिसाइल जब आप लॉन्च करते हैं, या क्लस्टर वारहेड के साथ जब आप मिसाइल लॉन्च करते हैं, या हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, तो उनको इंटरसेप्ट करना विश्व के किसी भी सुपर पावर के लिए भी संभव नहीं है 100%। कुछ संख्या में भले ही आप कर लें। तो इसके कारण से इनको काफी मार पड़ी है। और अभी भी अगर सेकेंड राउंड ऑफ आक्रमण होगा तो फिर मार पड़ेगी, क्योंकि अभी भी उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और वो सभी तरह के मिसाइल है बचाकर उनके पास रखे हुए हैं। मुश्किल ये है कि ट्रंप के पास जो ऑप्शन अभी बचे हैं वो ये है कि या तो वो एक बैड डील करके वहां से मुंह छुपा के बाहर निकले बेइज्जती सह के, या वो एक इम्पॉसिबल वार में घुस जाए। यही 2 ऑप्शन है, क्योंकि वार का जो ऑप्शन है वो जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। उनके कोलेटरल डैमेज होंगे और अभी जितनी आलोचना हो रही है, हो सकता है उससे बहुत ज्यादा आलोचना हो जाए, राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है अगर ज्यादा इनको मार पड़ गई तो अब देखिए 2 बातें हैं। एक तो अब अमेरिका ने लेटेस्ट वेपनरी के साथ क्या तैयारी की है, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि जैसे लो टियर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, या पिन पॉइंटेड कोई नया उन्होंने एक्यूरेट मिसाइल सिस्टम निकाला है, वो फिर एक रडार उन्होंने निकाला है, एक लेजर वेपन उन्होंने डेवलप किया है। करीब $260 बिलियन का डील हुआ है और ये डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई है। तो क्या ये वेपन्स अब ईरान के इन आक्रमणों को रोकने में सफल होंगे कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है।
मुझे तो लगता है कि अभी भी 100% सफल नहीं हो पाएंगे, और युद्ध अगर होगा तो बहुत ही विध्वंसक होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अमेरिका, अगर थोड़ी सी भी बुद्धि है ट्रंप के पास, तो वो अभी युद्ध में नहीं जाएंगे। उसका कारण यह है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड से उनकी सारे गोल्स अचीव हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी चोट होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईरान के ब्लॉकेड से अमेरिका अब समझ गया है कि वो बहुत ही बुरी तरह तिलमिला रहा है। उधर चीन तिलमिला रहा है, नॉर्थ कोरिया तिलमिला रहा है। नॉर्थ कोरिया ने बोला कि मैं शांति के लिए बातचीत करूंगा। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट, मैं ये सारी स्ट्रेटजी तो आलोक सर सही है, लेकिन जो बात मैं बार बार इस डिबेट के जरिए समझने की कोशिश कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट तो बहुत खतरनाक है। ऑयल गैस क्राइसिस से जूझ रहे हैं, अमेरिका वाइज क्राइसिस भी बहुत खतरनाक है, जैसे कि कॉल साहब भी बता रहे थे। अमेरिका में जो इम्पैक्ट हुआ है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना चाहते थे, क्या आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप छाती तान के कह सकते हैं बीच बाजार में न्यूयॉर्क स्क्वायर में खड़े होके, क्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मैंने 1.5 साल में ही कर दिया? कह सकते हैं किसी पब्लिक इवेंट में जाकर बीचों बीच? विवेक जी देखिए, अभी ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है कि वो जस्टिफाई करेंगे ना कि उनका आक्रमण सही था। तो वो अब तो वो अगर इस यहां से अगर वो बैकआउट करते हैं, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के बीचों बीच खड़े होकर justify नहीं पब्लिक कर मीटिंग में कह दे मैंने जो किया उससे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो गया है, तो मैं मान लूंगा, मैं सरेंडर कर दूंगा, मैं बोलूंगा हाँ अमेरिकी राष्ट्रपति सही कह रहे हैं। विवेक जी, ट्रंप जो है अगर इस बीच में वापस लौटते हैं तो उनकी और बेइज्जती होगी। प्रॉब्लम यहां है, उनको नहीं, कुछ ना कुछ अचीव करके वहां से वापस आना पड़ेगा। सर, अमेरिकी ऑफिशियल्स की रिपोर्ट ये बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस कांग्रेस से कहा है वॉर खत्म हो चुका है, जंग ओवर हो चुकी है। ये ऑफिशियल रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, अंदर की खबर बता रहा हूं, यही यूएस कांग्रेस को बताया गया है। तो वापस हो चुके हैं, और ये ऑलरेडी अमेरिकी मीडिया में चल रही है खबर कि जंग खत्म हो चुकी है, अकॉर्डिंग टू द पेंटागन रिपोर्ट्स। आप विवेक जी, आप ये देखिए कि डिप्लॉयमेंट क्या क्या हुई। आप ये देखिए कि अभी अमेरिका ने जो ब्लॉकेड किया है, इसका मतलब उसके रिजल्ट काफी फ्रूटफुल हो रहे हैं। अगर ये ब्लॉकेड 1 महीना कर दे तो ईरान तो घुटनों पे आ जाएगा। सर, ईरान क्या पूरी दुनिया घुटनों पर आ गई इस ब्लॉकेड की वजह से? क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, मुश्किल ये है कि सब जगह महंगाई बढ़ेगी, लेकिन ऑल आउट वार हो जाए तो ये ऑप्शन बेटर है ना। नहीं तो सर आप संभाल लेंगे, तो हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा? हमारे तो 2 वक्त की रोटी में और 2 वक्त का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा। विवेक जी, ऑल आउट वार से तो ये ऑप्शन बेटर है। मैं धीरज कॉल काफी देर से वेट कर रहे हैं। धीरज कॉल ओवरऑल कुछ कहना चाह रहे थे। धीरज कॉल साहब, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, बिकॉज आपने 10-15 मुद्दे टच कर दिए एक साथ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका इज वन ऑफ अ वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। डोनाल्ड ट्रंप की आंसरेबिलिटी दुनिया को बाद में है, हमारी जनता को पहले है, और यहाँ पे बहुत बड़े कंसर्न्स ऑलरेडी रेज हो चुके हैं। मैं आई डू नॉट ग्लोरीफाई IRGC, आप मेरा स्टांस उस पर समझते हैं। टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर इन्फ्लिक्ट करती है और बहुत प्रॉक्सीज को सपोर्ट करती है, इसराइल के खिलाफ लड़ती, कोई दो राय नहीं है। कि IRGC के हाथ में छोड़ा जा सकता है ईरान को? मुझे नहीं लगता कोई सभ्य समाज छोड़ेगा। क्या हरमूज को दोबारा ट्रस्ट करेगा वर्ल्ड ईरान को लेके? ये भी एक सवाल है। लेकिन कमिंग बैक टू द कोर इश्यूज जो कि यूएस इश्यूज हैं, मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं। जो आपने अभी फाइनल बात बोली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझना पड़ेगा। देखिए, ये लड़ाई तो ठीक है, लेकिन जहां पे हम दुनिया के साथ इस टाइम जा रहे हैं विवेक जी, हर किसी की पॉकेट पे मार ऑलरेडी पड़ रही है। आप भारत में बैठे हैं, मतलब अगर आप इकोनॉमिकल सर्वे देखें, इंडिया इज द नेट इंपोर्टर कंट्री और ऑयल एनर्जी पे डिपेंडेंट है। इंडियन इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रही थी, लेकिन उसपे भी बहुत मार पड़ी है। क्या रुपया $100 तक पहुंच जाएगा डॉलर का? जो सारे इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं 102 दिखा रहे हैं, अगर आप परसों का डाटा उठाकर देखिए। तो इसमें एक कॉमन भारतीय का क्या कसूर था कि ये लड़ाई शुरू हो गई? कुछ भी कसूर नहीं था। तो एट द एंड ऑफ द डे हम इस टाइम स्टैगफ्लेशन के बहुत पास हैं, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो साउथ ईस्ट एशिया में बहुत बढ़ेगा, अमेरिका में भी बढ़ रहा है, हमारे पास थोड़े रिजर्व्स है तो हम बचे रहेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मैं समझ पा रहा हूं, मुझे नहीं दिख रहा कि ट्रंप एक आराम से चुपचाप इस लड़ाई को छोड़कर वापस आ जाएंगे। वो उनकी पर्सनैलिटी है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अभी अगर आप देखें तो ब्लैक ईगल की बात हो रही है, जो हमारी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको डिप्लॉय करने की, डार्क ईगल की बात हो रही है।
जो कि 2700 किलोमीटर वार करती है, मैक 5 पे चलती है। हम्म। इसके अलावा तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बजट अप्रूवल का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके ऊपर डेमोक्रेट्स मौक कर रहे हैं। तीसरी बात जो आपने बिल्कुल सही बोली, यहाँ पे सेनेट में बोल दिया गया है, हम तो ये वॉर खत्म कर चुके हैं, अब तो सब टॉक्स हो रही हैं, अब तो जो हरमूज है उसे नेटो खुलवाएगा, बाकी जिसकी सरदर्दी है वो खुलवाता रहे। इस टाइप की स्टेटमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि 60 डे की लिमिट आपको पता ही है, अप्रोच हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोग बहुत डिसएन्चांटेड हैं, और ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये हमारे शायद समय की सबसे क्रिटिकल थ्रेटफुल वॉर है। हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी अगर ये ठीक नहीं हुई, आप मेरी बात लिख लीजिए कहीं पे, हम लोग रिसेशन में घुस रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी, आप देख रहे हैं, फायरिंग हो रही है ग्लोबली एआई की वजह से। और इस टाइम विवेक जी, एक बड़ी खतरनाक चीज होती है जब इकोनॉमी को ग्रो करना होता है, एनर्जी इज अ फ्यूल। और पहला इंडिकेटर क्या होता है जो कि बहुत नेगेटिव है, जिसे हम डिमांड डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। अगर आप ग्रोथ इकोनॉमी को डिमांड डिस्ट्रक्शन आर्टिफिशियली करके एनर्जी रिक्वायरमेंट कम करेंगे, तो आप नाक मुंह के बल गिरेंगे, और वो दुनिया के बहुत देशों में हो रहा है। इस टाइम कंज्यूमर्स अपना पैसा खर्च करने से पहले 10 बारी सोच रहे हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का साइकिल बनेगा, और बहुत बड़ी मात्रा में कारोबार बंद होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज वेरी डेंजरस। और ये सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, प्रोडक्ट्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, टायर, रबड़, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक चीज को हाथ लगाइए जिसका इफेक्ट नहीं होगा, बहुत बड़ी मात्रा में इफेक्ट होगा। और ऐसे देशों पे बहुत बड़ा इफेक्ट होगा जो कि ऑयल फुली डिपेंडेंट है, खासतौर पे हरमूज से जिनका एनर्जी आता है, जैसे जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया, इंडिया, जी, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। पाकिस्तान में तो मैं उसी किलोमीटर्स तरफ की लाइन इशारा लगी कर रहा हुई है। था। ये जो हम ग्लोबल आर्थिक मंदी की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत डेंजरस है। संजीव जी से बहुत डेंजरस है। संजीव जी मैं से मैं इसका मैं रिएक्शन चाहेंगे। एक पॉइंट मैं जी, जल्दी बताना से बोलिएगा, चाहूंगा, जल्दी प्लीज से। मुझे हाँ, हाँ। एक पॉइंट का समय दीजिए। ये इसी के अंदर आप देख रहे हैं कि करेंसीज के ऊपर लोगों का विश्वास हट रहा है, गोल्ड और सिल्वर पे बढ़ रहा है। आप विश्वास करें विवेक जी, ओपेक से सऊदी 2032 बाहर आ तक, गया है। ओपेक ने आज कल ये सुनिए, फैसला किया कि मैं हम आपको ज्यादा तेल मैं मार्केट मैं में पोर करेंगे। मैं आपको मैं आपको नंबर दे देता हूं। मैं आपको नंबर मैं ये जी। फाइनेंशियल चैनल नहीं है, लेकिन नंबर देता हूं आपको। $10,100 प्रति आउंस की एंटिसिपेशन है 2032 तक। इस टाइम 4500 का चल रहा है। सिल्वर को 130 पे मान रहे हैं हम लोग। तो दुनिया जिस दिशा में जा रही है, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। अगर कुछ मैं नहीं हुआ वही कह रहा विवेक हूं ना, जी, हम लोग डिबेट कर रहे हैं। इसके रिपरकशंस बहुत खतरनाक हुए। संजीव सर। हाँ, देखिए, मेरे विचार थोड़े भिन्न है। मैं स्पष्ट रूप हाँ। से कहना चाहता हूँ कि देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बहुत ही रिजिलियंट कंट्री है, रिजिलियंट डेमोक्रेसी है। और डोनाल्ड ट्रंप उसके वर्तमान समय में लीडर हैं, राष्ट्रपति हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं, अनकन्वेंशनल हैं। लेकिन वो तो अगले 2-2.5 वर्ष तक रहेंगे। लेकिन अमेरिका तो 1776 से है, और आगे भी वो दशकों और वर्षों तक और शताब्दियों तक रहेगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है। और अमेरिका की डेमोक्रेसी के रूट्स भी बहुत गहरे हैं। एक इनोवेटिव कंट्री है, वो नए परिस्थितियों में अपने आप को किस तरह से रेजिलिएंट बनाए रखना है वो जानता है। अमेरिका ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, पहली बार अमेरिका युद्ध नहीं लड़ रहा है। और ये जो युद्ध है वो अमेरिका वहां लड़ेगा, और वहां पर कहीं से भी वो अपने आप को विड्रॉ करने नहीं जा रहा है, ये बात मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। और क्योंकि अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि यदि उसने बीच में युद्ध छेड़ा, तो उसका जो इसराइल का जो उसका जो एक कमिटमेंट है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। और इसराइल को तो ईरान की जो नई लीडरशिप है वो पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। और यदि ईरान वहां पर डोमिनेट हुआ इस युद्ध के बाद, और यदि और वो भी जो अभी की जो इस्लामिक रिजीम है वो आईआरजीसी लेड इस्लामिक रिजीम है, वो जी। पाकिस्तान की मिलिट्री की तरह से व्यवहार कर रही है। सिविलियन लीडरशिप को साइडलाइन कर दिया है, और सारा टेक ओवर उसने खुद कर लिया है। तो वो तो उसके पास जिस दिन न्यूक्लियर बम आ गया, वो अगले दिन इसराइल के ऊपर वो पटक देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में अमेरिका किसी भी कीमत पर बीच में युद्ध नहीं छोड़ने जा रहा है। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और डोनाल्ड ट्रंप यदि 2-2.5 साल तक हैं, उसके बाद चाहे वो डेमोक्रेट आ जाए या रिपब्लिकन आ जाए, आप मेरे से लिख करके ले लीजिए, कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति बीच में युद्ध नहीं छोड़ेगा। और जी। वो युद्ध लड़ेंगे और विजय हासिल करेंगे, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। और देखिए, दूसरी बात यह है, अमेरिका युद्ध हारा नहीं है।
युद्ध अभी तक जीता नहीं है, ये बात अवश्य कही जा सकती अमेरिका है। युद्ध बीच में नहीं इजराइल छोड़ेगा, चाहे नतीजा कॉन्सिक्वेंसेज जो भी हो। लेट मी जस्ट कंप्लीट जल्दी से सर। हाँ, और ईरान युद्ध हारा नहीं है, ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन जी। ये उसने जीता नहीं है, ये हारे नहीं है, बस जी। ये सिचुएशन है। आलोक जी, लेकिन हाँ। युद्ध अभी भी जारी है, युद्ध लेकिन अभी वो तो भी कह रहे हैं जारी सर है। कि हमने युद्ध खत्म कर दिया है। ना 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 ना, वो एक तर्क दे रहे हैं जी। कि वॉर पावर एक्ट, वॉर पावर रेजोल्यूशन हाँ। को लेकर के जो लोग बड़े उत्साहित हैं, हाँ। और कुछ डेमोक्रेट्स तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना सर। जल्दी से आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं वापस लौटा। आलोक जी। विवेक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बोल रहे हैं ना कि वार खत्म हो गया, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। वहां पर संवैधानिक एक प्रावधान है जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट वार पावर एक्ट जिसका जिक्र संजीव सर कर रहे हैं, ये 60 डेज से ज्यादा नहीं कर सकता। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनकी जो टीम है बार बार ये कह रही है कि वो जो अब एक युद्ध था वो खत्म हो गया है, अब जब हम करेंगे ये दूसरा होगा। तो ये वो जो खत्म हो गया वो उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि वो ईरान का युद्ध ये तो वही बात हो गई, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये वही बात हो गई, भाड़ में जाए दुनिया। क्या मतलब है भाई, अपना काम निकल जाए। ये जो नेक्स्ट वेव ऑफ अटैक होगा विवेक जी, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, अब ये नया होगा। ठीक है, पर कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। ठीक है। सोली सर कुछ कह रहे हैं। सोली सर, एक सेकंड दिएगा संजीव सर। सोली सर। विवेक जी, 17 अप्रैल 1796 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने देश को फेयरवेल एड्रेस में एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें साफ लिखा था कि अगर अमेरिका किसी देश के साथ लंबी दुश्मनी करेगा, वो अमेरिका की पतन की शुरुआत होगी। जो कि अमेरिका को 230 साल बाद ये वो बात समझ आई जब उसने ईरान पे युद्ध किया। देखिए विवेक जी, अमेरिकी सेना में हर अफसर के लिए 2 किताबें पढ़नी अनिवार्य होती हैं, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी और पावर ऑफ ज्योग्राफी, जो टिम मार्शल ने लिखी है। और इसलिए कोई भी अमेरिका के जनरल ने आज तक अपने राष्ट्रपति को नहीं कहा ईरान पे हमला करने के लिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये 2 किताबें पढ़ी होती, डोनाल्ड ट्रंप कभी ईरान पे हमला नहीं करता, क्योंकि ईरान के साथ उसकी ज्योग्राफी है, उसका टेरेन है और उसके पास समय है। और यही चीज जनरल डैन केन उनको 12 फरवरी को बता रहे थे, अमेरिका को युद्ध नहीं करना चाहिए ईरान के साथ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सुना नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन जिन अमेरिकी जनरलों ने ये किताब पढ़ी, उन्होंने कभी युद्ध की एडवाइस नहीं दी, क्योंकि ट्रंप कभी उन्होंने जिंदगी में शायद एक पेपर भी नहीं पढ़ा होगा, किताबें तो छोड़िए। आज देखिए अमेरिका किस दलदल में फंस चुका है। जैसे कुछ पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अमेरिका जीता नहीं है। देखिए कोई भी युद्ध में एक ही परिणाम होता है, या एक पक्ष जीतता है या एक पक्ष हारता है। क्या अमेरिका अफगानिस्तान में हारा नहीं? अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, अमेरिका तो अफगानिस्तान में हारा ही नहीं। कुछ लोग कहेंगे अमेरिका तो वियतनाम में हारा ही नहीं। अगर अमेरिका ईरान में नहीं हारा होता है विवेक जी, क्या अमेरिकी अवाम, वही अमेरिकी अवाम, देखिए ये इतने बड़े सर, मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है, कौन जीता कौन हारा आज की तारीख में बहस इससे कहीं आगे जा चुकी है। इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस पे बहस आ चुकी है। जो मेरा कंसर्न है सबसे ज्यादा, पूरी मानवता इस जंग से परेशान हो रही है। मैं जल्दी से रिजवी साहब का एक छोटा रिएक्शन लूं। मैं संजीव जी एक सेकंड दीजिएगा। रिजवी साहब। जी मैं सोढ़ी साहब को सैल्यूट करना चाहता हूं, आज उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और विवेक जी आपको भी। और मैं इस बात को मानता हूं कि अमेरिका हारा है और ईरान ये जंग जीता है। जैसे इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि एक बकरी और एक भेड़िए के दरमियान अगर जंग हो रही हो, लड़ाई हो रही हो, और वो भेड़िया उसको हरा ना सके, तो इसका मतलब ये है कि बकरी जीती है और भेड़िया हार गया है। आप कह रहे हैं कि ईरान जीत गया। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे? देखिए मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा हूं पूरी दुनिया के लिहाज से। संजीव सर एक छोटा सा रिएक्शन प्लीज। थैंक यू। कहना स्पष्ट रूप से चाहता हूं कि अमेरिका ने अभी तक अपने जो भी मिलिट्री कैंपेन्स किए हैं, उस मिलिट्री कैंपेन्स के जो लक्ष्य को उसने लार्जली हासिल किया है। और ये जो इराक अफगानिस्तान की बात है, तो अफगानिस्तान में उसने तालिबान को हराया था। तालिबान की जो रिजीम, जो कि ओसामा बिन लादेन को उस समय हार्बर और सपोर्ट कर रही थी, और जो कि 9/11 का मास्टर माइंड था, उसको अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपनी संसद में अमेरिकी कांग्रेस से किसी और नजर से देखता है। लेट मी जस्ट कंप्लीट प्लीज लेट मी जस्ट कंप्लीट। मैं अपने पॉइंट कह लूं, उसके बाद आप जल्दी से सर प्लीज, टाइम नहीं है, प्लीज थैंक यू सर। अमेरिका ने तालिबान को हराया था, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हराया, और हराया नहीं, उसके रिजीम को टॉपल किया, उसको भी एलिमिनेट किया। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को हराया, अमेरिका ने अबू बकर अल बगदादी को हराया,
टॉप लीडरशिप अलकायदा की और आईएसआईएस को एलिमिनेट करने का काम अमेरिका ने ही किया है। अमेरिका ने जापान को हराया था, जापान सरेंडर नहीं कर रहा था, तो अमेरिका ने उसको मैं जस्टिफाई नहीं करता जो अमेरिका ने उस समय लेकिन किया। तो किंग चार्ल्स कह रहे थे अगर ब्रिटेन नहीं होता तो अमेरिकी फ्रेंच बोल रहे होते। किंग चार्ल्स कह रहे थे अगर ब्रिटेन नहीं होता तो अमेरिकी फ्रेंच बोल रहे होते। और जिस तालिबान का जिक्र आप कर रहे हैं, देखिए डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। मैं इस डिबेट को और आगे बढ़ा सकता था लेकिन समय की पाबंदी है। उसी तालिबान को आज अमेरिका ने हैंड ओवर करके अफगानिस्तान से निकला। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चल रहे थे। मैं माफी चाहूंगा, समय सीमित है। धीरज कौल साहब, कल फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।